हेलो बच्चों, दिस इज मुकुंदलाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ई केमिस्ट्री पाठशाला। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनके कंडक्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें क्या हो, रेसिस्टेंस पता हो, क्योंकि हमें पता है जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल है किसका, रेसिस्टेंस का। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। जैसे अब रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या, जैसे यहाँ पे 4 आर्म क्या है रेसिस्टेंस के लगाए हुए हैं। ये हमारा R1 है जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है, R2 हमारा अननोन रेसिस्टेंस है। इसी को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। R3 एंड R4, इसको हमने क्या किया, एक डीसी करंट से क्या किया है, जोड़ दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए सबसे पहला चीज, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, तो वहां पे हम उसको बोलते हैं नल पॉइंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। जब तक नल पॉइंट नहीं होगा तब तक आप रेसिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर नल पॉइंट नहीं मिला, नल पॉइंट क्या है, जहां पे रेसिस्टेंस वेरिएबल क्या होगा, 0 होगा। तो अगर नल पॉइंट नहीं मिलेगा तो जो रेसिस्टेंस आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो नल पॉइंट का होना क्या है, जरूरी है। अब बात यह है कि अगर हम डीसी करंट फ्लो कर रहे हैं, तो डीसी करंट जब हम फ्लो करेंगे तो क्या होगा कि यहां पे 2 इलेक्ट्रोड है हमारे, एनोड कैथोड। तो जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करेंगे डीसी करंट, तो क्या होने लगेंगे, सबस्टेंसेस यहाँ पे डिपोजिशन शुरू हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे डिपोजिशन और लिबरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोड के नियर कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोड के पास कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब कंसंट्रेशन ही क्या है, चेंज हो जा रहा है, तो रेसिस्टेंस भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ये जो कंसंट्रेशन जो है सेम नहीं है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन इफेक्ट। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इस पोलराइजेशन इफेक्ट को भी क्या करना है, ओवरकम करना है, कम करना है। दूसरी चीज है कि हमें नल पॉइंट को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। और एक तीसरा फैक्टर क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, जो सबस्टेंसेस क्या हो रहे हैं, डिपोजिशन हो जा रहे हैं, इसको भी हमें क्या करना होगा, रोकना होगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे कोटिंग कर देंगे, किसका, प्लेटिनम ब्लैक का। तो प्लेटिनम का आपको पता है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो प्लेटिनम ब्लैक का जब हम कोटिंग कर देंगे तो यहाँ पे सबस्टेंसेस का डिपोजिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब ये कम हो जाएगा तो हम क्या होगा, पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, सेम होगा। और जब कंसंट्रेशन सेम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, रेसिस्टेंस एक्यूरेट से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू अगर हम कैलकुलेशन करना चाहे रेसिस्टेंस का, तो हमारे पास जो फार्मूला आता है R1/R2 इक्वल टू R3/R4, इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज हम व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू R1/R2 इक्वल टू R3/R4। अब इस R2 को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। अब कौन कौन से प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ रही है। पहला पॉइंट क्या है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसका नल पॉइंट क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। नल पॉइंट क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जब हम डीसी करंट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबस्टेंसेस का डिपोजिशन शुरू हो जा रहा है। तो नियर द इलेक्ट्रोड वहां पे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हाई हो जा रहा है। तो जब यहाँ कंसंट्रेशन जब हाई हो जाएगा तो पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, सेम नहीं है। तो जब पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम नहीं है तो वहां पे क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ये करना होगा कि किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक साल्ट ब्रिज लगाना चाहिए। साल्ट ब्रिज क्या होता है, जैसे ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है और ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड है, और हमने इसको करंट से क्या कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन हम देख रहे हैं इसका सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो इसके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, साल्ट ब्रिज।
शार्ट के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि शार्ट ब्रिज का काम क्या होता है। तो ये शार्ट ब्रिज क्या करेगा, सबसे पहला आयंस को मूवमेंट करने के लिए एक क्या है, पाथ प्रोवाइड करता है, और दूसरा इस सर्किट को क्या किया, वो कंप्लीट कर दिया। तो जब तक यहाँ पे कोई शार्ट ब्रिज नहीं होगा तब तक क्या होगा, कहाँ पे कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टेंस तो होगा ही नहीं, आयंस फ्लो करेंगे ही नहीं। तो इसमें क्या है, कहीं भी शार्ट ब्रिज मेंशन नहीं है। तो हमें क्या करने हैं, 3 मॉडिफिकेशन करने हैं। फर्स्ट क्या है, हम यहाँ पे शार्ट ब्रिज क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, ये जो हमारा जी है, जी नल पॉइंट है, इसको भी मेंटेन करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही आप एसी करंट यूज करोगे, ये नल पॉइंट क्या हो जाएगा, मेंटेन नहीं होगा। ये जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्टेड होने लगेगा। जब ये डिफ्लेक्टेड होने लगेगा तो वहां पे आप इस नल पॉइंट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और तीसरा क्या है कि जब आप डीसी करंट यूज कर रहे हैं, डीसी करंट यूज करने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पोलराइजेशन है वो क्या हो रहा है, वेरिएबल हो जा रहा है। जब पोलराइजेशन वेरिएबल हो रहा है तो कंसंट्रेशन चेंज हो जा रहा है। कंसंट्रेशन चेंज होने से क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। तो जरूरी है कि हम डीसी की जगह क्या यूज करें, एसी करंट यूज करें। अब एसी करंट जैसे ही यूज करेंगे तो नल पॉइंट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वहां जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्टेड होना शुरू हो जाएगा। जब वो डिफ्लेक्ट होगा तो हमें क्या करना होगा, इसको मॉडिफाई करेंगे और इसके जगह हम यूज करेंगे ईयरफोन। हम क्या यूज करेंगे, ईयरफोन। तो बच्चों क्या क्या मॉडिफिकेशन हमने किया, पहला रेसिस्टेंस की जगह हमने क्या रखा, सेल। अब कंडक्टिविटी सेल में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखा है और हमने प्लेटिनम ब्लैक का क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया, ताकि यहाँ पे जो डिपोजिशन हो वो क्या हो, नहीं हो, ताकि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। और दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पे जो जी था, गैल्वेनोमीटर था, क्योंकि हमने एसी करंट यूज हम कर रहे हैं, तो जब हम एसी करंट यूज करेंगे तो नल पॉइंट क्या होगा, मेंटेन नहीं होगा। जब नल पॉइंट मेंटेन नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डिफ्लेक्टेड होगा। तो उसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया और उसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, ईयरफोन यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ईयरफोन हमने यूज कर दिया। अब हमारे पास ये है कि हम अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या टेक्निक है इस व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का। तो अब माय डियर स्टूडेंट, आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि यहाँ पे पास हमारे पास फॉर्मूला है R1/R2 = R3/R4। अब यहाँ पे R1 क्या वेरिएबल रेसिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, और R3 और R4 की भी वैल्यू क्या है, हमें पता है। और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे R सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस कैलकुलेट होगा वो किसके थ्रू कैलकुलेट होगा, इस कंडक्टिविटी सेल के थ्रू कैलकुलेट होगा। तो हम लिख सकते हैं R2 के जगह R सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास R1/R सोल्यूशन = R3/R4। तो R सोल्यूशन क्या होगा, R सोल्यूशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 × R4 / R3। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, R सोल्यूशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। करने को तो हम इससे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो रेसिस्टेंस आता वो क्या होता, एक्यूरेट नहीं आता। क्यों नहीं आता, अभी मैंने क्या बताया, 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है, अगर आप डीसी करंट यूज कर रहे हैं तब तो ये काम कर रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन डीसी करंट यूज करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे पोलराइजेशन इफेक्ट हो जा रहा है। तो इसको हटाने के लिए हमने एसी करंट यूज किया। जैसे ही एसी करंट यूज किया तो गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो इसको हमने रिप्लेस करके ईयरफोन लगा दिया। तीसरा क्या है कि किसी भी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है कि शार्ट ब्रिज हो, ताकि कंडक्टेंस पास हो सके, आयंस पास हो सके। तो हमें क्या करना होगा, शार्ट ब्रिज को भी इंट्रोड्यूस करना होगा। तो हमने इसको क्या किया, इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पे सारे मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, तो जो भी है हमारा वैल्यू क्या है, इजीली मिलता जाएगा। जब इजीली मिल जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, R सोल्यूशन इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। R1/R = R3/R4। तो यहाँ पे हम इजीली क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात और माय डियर स्टूडेंट, कि अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन करें तो हमारे पास जो रिलेशन है वो कप्पा = G × L/A। कप्पा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, G इज ए कंडक्टेंस, L इज द लेंथ ऑफ वायर और A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। तो यहाँ पे
इसको हम लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू जी एल बाई ए। अगर एल बाई ए, अब इस एल बाई ए का कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वेरिएबल हो जाता है, एक्यूरेसी से हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कप्पा बाई जी, कप्पा बाई जी इक्वल टू एल बाई ए। अब इस एल बाई ए को हम जी स्टार लिख दे रहे हैं और इस एल बाई ए को ही हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसको याद रखेंगे कि एल बाई ए का कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं होता, आप एक्यूरेसी से कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कप्पा बाई जी कर देंगे, तो हमारा एल बाई ए क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। इस एल बाई ए को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कप्पा बाई जी इक्वल टू जी स्टार। तो अगर मुझे इसका कैलकुलेशन करना है, क्योंकि जी क्या है हमारा, कंडक्टेंस है, जब तक हम इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये तो हमारा टॉपिक था मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा बाई जी स्टार इक्वल टू जी। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इजिली कंडक्टेंस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे कभी भी कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है कि सेल कांस्टेंट के कैलकुलेशन कीजिए। अब सेल कांस्टेंट का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, कप्पा की वैल्यू पता हो और कंडक्टेंस की वैल्यू पता है, यानी कंडक्टिविटी को जब कंडक्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है, सेल कांस्टेंट का। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे कंडक्टेंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो हमारा कंडक्टेंस है, अब जैसे हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक दो बार इसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से इसके वॉइस को सुनेंगे, तो आई होप बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।